अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में हम इस पुस्तक से 25 पत्र पढ़ चुके हैं। संयोग की बात है कि 14 नवंबर की तारीख आ गई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अब तक के पत्रों में जमीन, जानदार चीजों, जानवरों, इंसानों की उत्पत्ति, फिर मानव के विकास की गाथा, पाषाण युग, नव पाषाण युग, मानव के हथियार बनाने, खेती करने के तरीके, फिर उसके बाद समुदायों का गठन, मानव कैसे समुदायों में रहने लगा, और फिर उन समुदायों में, उन कबीलों में क्यों मुखिया की जरूरत पड़ी, किसी एक तजुर्बेकार व्यक्ति को क्यों उस समुदाय ने अपना नेता या प्रमुख चुना, फिर वो मुखिया कैसे वंशवादी हो गया, कैसे एक मुखिया का बेटा, भाई या रिश्तेदार ही मुखिया कबीले का बनने लगा, जबकि शुरू में बात यह थी कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तजुर्बेकार और शक्तिशाली होगा वही मुखिया बनेगा। और फिर देखते देखते ये मुखिया कैसे राजा बन गया। जो समाज की संपत्ति, सामूहिक संपत्ति थी, वो राजा की संपत्ति हो गई और बाकी सब लोग प्रजा हो गए। और फिर वो राजा अभिमानी हो गया, किस तरह से निरंकुश हो गया। इस सारी गाथा के बाद सिलसिला शुरू हुआ शहरों और सभ्यताओं का, कि मानव कैसे नदियों के किनारे बसने लगा, खेती करने लगा, और घाटियों और पहाड़ों का क्या महत्व उसके जीवन में रह गया। नगरों और शहरों की बसावट की बात करते करते मिस्र और क्रीट में लोगों के रहन सहन, वहाँ के चाल चलन, मिस्र के पिरामिडों, ममी, और क्रीट में राजाओं के लालच,
देवताओं को कुर्बानी के किस्से के बाद बात आई हिंदुस्तान और चीन की सभ्यताओं की। 21वें पत्र में बताया गया कि किस तरह से चीन और हिंदुस्तान में बसावट हुई। उस पत्र में चीन की चित्रलिपि, जिसे हम कैलीग्राफी के रूप में जानते हैं, उसका उल्लेख है। चीन की बड़ी दीवार, जो दुनिया भर में मशहूर है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो कैसे बनी। हिंदुस्तान में और चीन में कैसे अलग अलग रियासतें थीं। कुछ जगह पंचायतों का राज था, कुछ जगह राजा थे। 22वें पत्र में जिक्र है समुद्री सफर और व्यापार का। मतलब लोगों ने कैसे समुद्र के रास्ते सफर करना शुरू किया और कैसे व्यापार की शुरुआत हुई। लोग कमाई के लालच में किस तरह समुद्री सफर का जोखिम उठाते थे, और फिर व्यापार क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, सिक्के कैसे चलने लगे, सोने चांदी से तिजारत कैसे होने लगी। फिर रुपया आ गया, और रुपया अपने आप में कोई काम की चीज नहीं है जब तक उससे कुछ खरीदा न जा सके। समुद्री सफर और व्यापार के बाद बारी आती है भाषा, लिखावट और गिनती की, जिसमें यह बताया गया है कि लोगों ने बोलना कैसे सीखा, क्यों सीखा, लिखना कैसे सीखा और गिनती कैसे आई। 24वें पत्र में जिक्र हुआ कि समाज में इंसानों यानी आदमियों के दर्जे कैसे बने। कुल मिलाकर 5 दर्जे इस पत्र में बताए गए, जिसमें कबीलों या जातियों का सरदार या मुखिया, फिर राजा और उसके दरबारी, मंदिर के पुजारी और उनके सेवक, व्यापारी, किसान और मजदूर। अब पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक अपने समापन की ओर है। 26वें पत्र में पिता जवाहरलाल स्वयं सोच में पड़ जाते हैं कि 10 साल की बेटी को इतनी सारी जानकारी इन पत्रों में दे दी है, वो ऊब तो नहीं गई। तो अब ये एक तरह से वो पुनरावलोकन कर रहे हैं, और 26वें पत्र का शीर्षक ही है पीछे की तरफ एक नजर। पहले इस पत्र पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। 26वें पत्र में काल की विराटता का जिक्र किया गया है, ताकि बच्ची के मन में बड़प्पन का एहसास हो और विनम्रता की गहराई पनपे। नेहरू इंदु को लाड़ में कहते हैं कि कैसे तुम 10 साल की इतनी बड़ी समझदार बिटिया हो गई हो। पर सोचो, 100, 1000, लाख, करोड़ साल कितने बड़े होते होंगे। हमारी तो कल्पना में भी नहीं समा पाते इतने साल। पर इतिहास में इतने साल कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके बारे में पढ़ना और समझना अच्छा है, क्योंकि इस समझ से फिर हम तुच्छ बातों से विचलित नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। हम सोचें तो कि इनमें से करोड़ों साल तक तो इस धरती पर जीवन ही नहीं था। फिर लाखों साल केवल जानवर थे, जिन्हें निशाना बनाने वाले आदमी का खुद कहीं नामो निशान नहीं था। और जब आदमी शुरू में आया तो बड़े बड़े जानवरों की तुलना में बेहद कमजोर, बेहद छोटा, बेहद बेचारा था। हजारों साल के संघर्ष में अपनी बुद्धि और कौशल से वो सारे प्राणियों का स्वामी बन गया। फिर सभ्यताओं को पनपने में लाख करोड़ नहीं, महज कुछ हजार साल लगे। और इन पत्रों के जरिए अब हम लाखों करोड़ों साल का सफर तय करके आज से महज 4-5 हजार साल पीछे आ गए हैं। लेकिन इन 4-5 हजार सालों के बारे में हम इतना जानते हैं जितना पीछे के करोड़ों सालों के बारे में नहीं जानते। नेहरू कहते हैं कि इन्हीं सालों का घटनाक्रम इंदिरा आगे इतिहास की किताबों में पढ़ेगी। वो तो बस थोड़ा इशारा भर कर देते हैं कि अपनी इस छोटी सी दुनिया में इन सालों में इंसान की यात्रा कैसी रही। पीछे की तरफ एक नजर। तुम मेरी चिट्ठियों से ऊब गई होंगी, जरा दम लेना चाहती होंगी। खैर, कुछ अरसे तक मैं तुम्हें नई बातें नहीं लिखूंगा। हमने थोड़े से खतों में हजारों लाखों बरसों की दौड़ लगा डाली है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ हम देख आए हैं उस पर तुम जरा गौर करो। हम उस जमाने से चले थे जब जमीन सूरज ही का एक हिस्सा थी, तब वो उससे अलग होकर धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसके बाद चांद ने उछाल मारी और जमीन से निकल भागा।
मुद्दतों तक यहां कोई जानदार न था। तब लाखों करोड़ों बरसों में धीरे धीरे जानदारों की पैदाइश हुई। 10 लाख बरसों की मुद्दत कितनी होती है, इसका तुम्हें कुछ अंदाजा होता है? इतनी बड़ी मुद्दत का अंदाजा करना निहायत मुश्किल है। तुम अभी कुछ 10 बरस की हो और कितनी बड़ी हो गई हो, खासी कुमारी हो गई हो। तुम्हारे लिए 100 साल ही बहुत हैं। फिर कहां 1000 और कहां लाख, जिसमें 100,000 होते हैं। हमारा छोटा सा सिर इसका ठीक अंदाजा नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने दिल में कितनी शान की लेते हैं कि जरा जरा सी बातों पर झुंझला उठते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन दुनिया के इस पुराने इतिहास में इन छोटी छोटी बातों की हकीकत ही क्या है? इतिहास के इन अपार युगों का हाल पढ़ने और उन पर विचार करने से हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे। जरा उन बेशुमार मुद्दतों का ख्याल करो जब किसी जानदार का नाम तक न था। फिर उस लंबे जमाने को सोचो जब सिर्फ समुद्र के जंतु ही थे। दुनिया में कहीं आदमी का पता नहीं है। जानवर पैदा होते हैं और लाखों साल तक बेखटके इधर उधर कुलेल किया करते हैं। कोई आदमी नहीं है जो उनका शिकार कर सके, और अंत में जब आदमी पैदा भी होता है तो बिल्कुल बित्ते भर का, नन्हा सा, सब जानवरों से कमजोर। धीरे धीरे हजारों बरसों में वो ज्यादा मजबूत और होशियार हो जाता है, यहां तक कि वो दुनिया के जानवरों का मालिक हो जाता है और दूसरे जानवर उसके ताबेदार और गुलाम हो जाते हैं और उसके इशारों पर चलने लगते हैं। तब सभ्यता के फैलने का जमाना आता है। हम इसकी शुरुआत देख चुके हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर उसकी क्या हालत हुई। अब हमें लाखों बरसों का जिक्र करना नहीं है। पिछले खतों में हम 3-4 हजार साल पहले के जमाने तक पहुंच गए थे, लेकिन इधर के 3-4 हजार बरसों का हाल हमें उधर के लाखों बरसों से ज्यादा मालूम है। आदमी के इतिहास की तरक्की दरअसल इन्हीं 3000 बरसों में हुई है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगी। मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखूंगा जिससे तुम्हें कुछ ख्याल हो जाए कि इस छोटी सी दुनिया में आदमी पर क्या क्या गुजरी। ये था 26वां पत्र, जिसमें पिता ने अपनी पुत्री को सार में यह बताने की कोशिश की है कि पृथ्वी कैसे बनी, जानवर कैसे बने और इंसान कैसे विकसित हुआ। अब 27वें पत्र में कुछ तस्वीरों का जिक्र है, पत्थर हो जाने वाली मछलियों की तस्वीरें, जिन्हें हम फिश फॉसिल पोस्टकार्ड्स कह सकते हैं। पहले इस 27वें पत्र पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। इस पत्र में नेहरू जी इंदु को भेजे गए फॉसिल्स और पुराने खंडहरों के चित्रों के बारे में समझाते हैं। सबसे विशाल फॉसिल सरीसृप यानी रेप्टाइल वर्ग के विशाल जानवरों के हैं, सांप छिपकलियों के पूर्वज। इनमें से कुछ 30-40 फुट लंबे थे, कुछ बड़े पेड़ जितने ऊंचे। नेहरू जी पुराने पेड़ों और फर्न के फॉसिल्स की भी याद दिलाते हैं। इन रेप्टाइल्स के बहुत बाद स्तनधारी जीव आए, अपने बच्चों को स्तनपान कराने वाले जीव। मनुष्य भी इसी वर्ग का है। हमारे आसपास आजकल इसी वर्ग के प्राणी अक्सर दिखाई देते हैं। पुराने जमाने में इन स्तनपाइयों में विशाल भालू और आज के हाथियों से कहीं बड़े बड़े हाथी भी थे। इंसानी खोपड़ियों और कंकालों के भी फॉसिल्स मिले हैं और पत्थर घिसकर बने औजारों के फॉसिल्स भी हमें मिले हैं। नेहरू जी मिस्र के सुंदर मकबरों, ममियों, ताबूतों और नक्काशी वाले चित्रों की भी याद दिलाते हैं। मिस्र की शानदार इमारतों, मूर्तियों के बारे में बताते हुए वह निष्कर्ष निकालते हैं कि वहाँ के लोगों ने इंजीनियरिंग में बहुत तरक्की की होगी।
पत्थर हो जाने वाली मछलियों की तस्वीरें। आज मैं तुम्हें कुछ तस्वीरों के पोस्टकार्ड भेज रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें मेरे लंबे और रूखे सूखे खतों से ज्यादा पसंद करोगी। ये तस्वीरें उन पुरानी मछलियों की हड्डियों की हैं जो लंदन के साउथ केंसिंगटन के अजायब घर में रखी हुई हैं। तुमने इन हड्डियों को वहां देखा होगा। बहरहाल इन तस्वीरों से तुम्हें कुछ ख्याल हो जाएगा कि पुरानी मछलियों की हड्डियां कैसी होती हैं। जैसा मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, ये पुराने जानवर और पौधों के अवशेष हैं और दूसरी जगहों में पाए गए हैं। इन्हें अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। जानवरों के बदन का नर्म हिस्सा तो सड़ गल गया, लेकिन सख्त हिस्से और हड्डियां हजारों साल गुजर जाने पर भी बची हुई हैं। उनमें से ज्यादातर तो समुद्र की तह में नर्म कीचड़ से ढकी हुई थी। नर्म मिट्टी का एक जमाना गुजर जाने के बाद कड़ी हो गई होगी और समुद्र की तह बाहर निकलकर जमीन हो गई होगी। इसलिए ये हड्डियां हमें अब खुश्क जमीन पर मिलती हैं। इनमें से कुछ फॉसिल तस्वीरों में उसी तरह दिखाई गई हैं जैसी वे पहाड़ों में मिली थीं। बहुत साफ नहीं हैं। उनमें से 2 नकली नमूने हैं, यानी वे इस तरह बनाई गई हैं कि असली हड्डियों से मिल जाएं। इन तस्वीरों में से एक मछली के सिर्फ दांत की हड्डी की है। मेरे ख्याल से पृष्ठ 25 और 31 पर दी गई तस्वीरें सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं। इनसे साफ साफ जाहिर होता है कि चट्टान पर मछलियों के निशान कैसे पड़ गए। इन्हीं निशानों से लाखों साल गुजर जाने पर भी हम कह सकते हैं कि वे किस जमाने में मौजूद थीं। 27वें पत्र में कुछ तस्वीरों का जिक्र हुआ और वो तस्वीरें पिता ने अपनी पुत्री को भेजी होंगी। कुल मिलाकर उस पत्र में जिक्र ऐसा है कि मछलियां आखिरकार कैसे फॉसिल बन गईं। और इसी कड़ी में 28वां पत्र जुड़ा हुआ है जिसका शीर्षक है फॉसिल और पुराने खंडहर। पहले इस पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। जंगली गुफाओं, कबीलों और प्रारंभिक और मिथकीय सभ्यताओं के पूर्व ऐतिहासिक दौर को पार करके मनुष्य सभ्यता की दहलीज पर जा पहुंचा। भारत में आर्यों के आगमन के साथ सभ्यता के एक नए दौर की शुरुआत हुई। आर्यों के आदि देश के बारे में अनेक विचार और धारणाएं हैं, लेकिन नेहरू जी ज़्यादा स्वीकृत सिद्धांत के बारे में पुत्री को बताते हैं। भारत में आर्यों से पहले और अब हड़प्पा सभ्यता कही जाने वाली उस सभ्यता का वह उल्लेख करते हैं जो व्यापार केंद्रित थी और पश्चिम एशिया के देशों से उसका खूब कारोबार होता था। नेहरू जी की राय में मध्य एशिया से प्रचुर भोजन और बेहतर जीवन की तलाश में युद्ध कुशल आर्यजन आए। इनकी शाखाएं ग्रीस, ईरान, इराक और पश्चिमोत्तर भारत की ओर बढ़ी। इन्होंने द्रविड़ों को पहले पश्चिमोत्तर भारत से और फिर उत्तर और मध्य भारत से खदेड़ा, लेकिन विंध्याचल पर्वत की बाधा को बड़े पैमाने पर ये लोग पार नहीं कर पाए और इसीलिए ये दक्षिण भारत में नहीं बस पाए और वहाँ द्रविड़ सभ्यता पनप गई। आर्यों के प्रारंभिक ग्रंथों वेदों से हम उनके जीवन और विश्वासों के बारे में समझते हैं। इसके बाद रचे गए पुराणों और फिर रामायण और महाभारत से आर्यों के विस्तार के बारे में ज़्यादा जाना जा सकता है। नेहरू इन पुस्तकों के प्रति जिज्ञासा इंदु के मन में जगा देते हैं। शुरू में आर्य जब पंजाब और अफगानिस्तान में रहे तो वो अपने इलाके को ब्रह्मस्थान कहते थे, और जब वे आज़ादी से पहले के संयुक्त प्रांत और आज के उत्तर प्रदेश की तरफ फैले, यानी गंगा जमुना के मैदान में फैल गए, तो इस समूचे क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाने लगा। नेहरू महाभारत के चरित्र गांधारी की याद दिलाते हैं, जो गांधार यानी अफगानिस्तान में जन्मी होगी। जाहिर है आर्यों ने भी नदियों के किनारे काशी यानी बनारस, प्रयाग यानी इलाहाबाद जैसे अनेक नगर बसाए।
फॉसिल और पुराने खंडहर। मैंने अरसे से तुम्हें कोई खत नहीं लिखा। पिछले 2 खतों में हमने उस पुराने जमाने पर एक नजर डाली थी जिसका हम अपने खतों में चर्चा कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पुरानी मछलियों की हड्डियों के पोस्ट कार्ड भेजे थे जिससे तुम्हें ख्याल हो जाए कि ये फॉसिल कैसे होते हैं। मसूरी में जब तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने तुम्हें दूसरे किस्म के फॉसिल की तस्वीरें दिखाई थीं। पुराने रेंगने वाले जानवरों की हड्डियों को खासतौर से याद रखना। सांप, छिपकली, मगर और कछुए वगैरह जो आज भी मौजूद हैं, रेंगने वाले जानवर हैं। पुराने जमाने के रेंगने वाले जानवर भी इसी जाति के थे, पर कद में बहुत बड़े थे और उनकी शक्ल में भी फर्क था। तुम्हें उन देव जैसे जंतुओं की याद होगी जिन्हें हमने साउथ केंसिंगटन के अजायब घर में देखा था। उनमें से एक 30 या 40 फीट लंबा था। एक किस्म का मेंढक भी था जो आदमी से बड़ा था और एक कछुआ भी उतना ही बड़ा था। उस जमाने में बड़े भारी भारी चमगादड़ उड़ा करते थे और एक जानवर जिसे इगुआनोडान कहते हैं खड़ा होने से एक छोटे से पेड़ के बराबर हो जाता था। तुमने खान से निकले हुए पौधे भी पत्थर की सूरत में देखे थे। चट्टानों में फर्न और पत्तियों और ताड़ों के खूबसूरत निशान थे। रेंगने वाले जानवरों के पैदा होने के बहुत दिन बाद वे जानवर पैदा हुए जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ज्यादातर जानवर जिन्हें हम देखते हैं और हम लोग भी इसी जाति में हैं। पुराने जमाने के दूध पिलाने वाले जानवर हमारे आजकल के कुछ जानवरों से बहुत मिलते थे। उनका कद अक्सर बहुत बड़ा होता था, लेकिन रेंगने वाले जानवरों के बराबर नहीं। बड़े बड़े दांतों वाले हाथी और बड़े डीलडॉल के भालू भी होते थे। तुमने आदमी की हड्डियां भी देखी थी। इन हड्डियों और खोपड़ियों को देखने में भला क्या मजा आता। इससे ज्यादा दिलचस्प वे चकमक के औजार थे जिन्हें शुरू के जमाने के लोग काम में लाते थे। मैंने तुम्हें मिस्र के मकबरों और ममियों की तस्वीरें भी दिखाई थी। तुम्हें याद होगा कि इनमें से कुछ बहुत खूबसूरत थीं। लकड़ी के ताबूतों पर लोगों की बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हुई थीं। थीव्स के मिस्री मकबरों की दीवारों की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत थीं। तुमने मिस्र के थीव्स नामी शहर में महलों और मंदिरों के खंडहरों की तस्वीरें देखी थी। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें और कितने भारी भारी खंबे थे। थीव्स के पास ही मेमन की बहुत बड़ी मूर्ति है। ऊपरी मिस्र में कार्नक के पुराने मंदिरों और इमारतों की तस्वीरें भी हैं। इन खंडहरों से भी तुम्हें कुछ अंदाजा हो सकता है कि मिस्र के पुराने आदमी मेमारी के काम में कितने होशियार थे। अगर उन्हें इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान न होता तो वे ये मंदिर और महल कभी न बना सकते थे। हमने सरसरी तौर पर पीछे लिखी हुई बातों पर एक नजर डाल ली। इसके बाद के खत में हम और आगे चलेंगे। आज हमने 3 पत्र पढ़े हैं जिनमें कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पहले के 25 पत्रों में कही गई बातों को ही दोहराकर उनके सार के रूप में समझाने की कोशिश की है। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।